Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So my name is Joyce और मैं यहाँ पे इस चैनल पे काफ़ी समय से इंग्लिश वोकेबलरी फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक न्यू सब्सक्राइबर जुड़े और उन्होंने एक बात कही कि मैम हमने चैनल पे देखा है कि वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी जो है उसके सेशंस हैं वो तो एक्सप्लेन किए गए हैं, बट जो वोकेबलरी वाला जो कम्प्लीटली डिफिकल्ट वर्ड्स वाला जो सीरीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल सच बात है, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और सीखिएगा और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स बी। इडियोसिंक्रेसी, व्हाट इज इट? इट इज इडियोसिंक्रेसी। इसको बहुत ही आसानी से आप इसको पार्ट्स में, एक डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको ऐसे इडियोसिंक्रेसी ऐसे करके डिवाइड करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक नाउन है। व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एक संज्ञा, मतलब ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होगा। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इसको बोलेंगे कोई भी तरह की स्पेशलिटी हो, कोई भी स्वभाव हो, कोई भी तरह का आपका ट्रेट हो, है ना, या लोगों का ट्रेट हो, विशिष्टता हो, या कहते हैं ना कोई भी तरह का लक्षण हो स्पेशल। जैसे एग्जांपल में कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलिटी, क्वालिटी, फीचर, पीक्युलरिटी। तो ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है। तो व्यक्ति के स्वभाव और उसके विशिष्टता के बारे में बताता है। इसका अर्थ होता है, चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एवरी विलेज हैज इट्स इडियोसिंक्रेसी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हर गांव की अपनी क्या होता है, अपना एक स्वभाव होता है। मतलब हर क्षेत्र का के लोगों, या यहाँ पे गांव का एग्जांपल दिया तो आप गांव के एग्जांपल की तरह समझिए कि वहाँ हर प्रत्येक गांव का अपना एक क्या होता है, स्वभाव होता है, और वहाँ का अपना एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान होता है, मतलब कानून होते हैं। द बुक इज अ जेम ऑफ विक्टोरियन इडियोसिंक्रेसी, जो विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। तो ये उस समय की विशिष्टता को, मतलब विक्टोरियन एज की ये जो बुक है ये एक रत्न है। जेम का मतलब क्या होता है? एक रत्न। 402, इट इज कॉल्ड आइडलिक। व्हाट इज इट? इट इज आइडलिक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। रमणीय, या जो बहुत ही, जिसको देख करके बहुत ही खुशी मिले आपको। सुखद जीवन का, ये हिंदी में इसके मीनिंग है। और इसके दूसरे मीनिंग क्या होंगे? इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे? परफेक्ट होगा, आइडियलाइज्ड होगा, वंडरफुल होगा। आप देख करके किसी चीज को बहुत ही खूबसूरत है और आपको बहुत अच्छा फील होता है, उसको बोलेंगे ब्लेसफुल। बहुत ही ब्लेसफुल मतलब खुश। ब्लेस का मतलब BLESS में होता है, जिसमें आप कह सकते हैं जो आशीर्वाद के रूप में बोला जाता है। लेकिन ब्लेस, यहाँ पे ब्लेसफुल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि आनंद में, हैप्पी। कंट्री लाइफ, जो गांव का जीवन, जो ग्रामीण जीवन होता है, इज नॉट एज आइडलिक एज टाउनी। इमेजिन, जो शहरी लोग होते हैं जिस तरह से सोचते हैं कि गांव का जीवन बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है, और वहाँ मतलब हर जन का अपना एक सोचना होता है, अपनी सोच होती है उसके बेसिस पे। लेकिन ये जो जो ग्रामीण जीवन होता है उतना सुख वाला नहीं होता, उतना सुखद नहीं होता है जितना शहर के लोग इसकी कल्पना करते हैं या ऐसा इमेजिन करते हैं। द कॉटेज साउंड आइडलिक, और जो कॉटेज है वो किस तरह बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा है, वहां पे आपको रह करके बड़ा सुकून मिल रहा है। जिन्होंने कॉटेज देखा हो वो बताइएगा। 403, इग्नोमनी। व्हाट इज इट? इग्नोमनी, वैसे इसको इग्नोमनी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इग्नोमनी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से होता है। वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इग्नोमनी। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है एक नाउन, मतलब कोई भी तरह का अपमान या किसी भी तरह की बदनामी, मतलब अच्छा वर्ड नहीं है अगर हम कहें तो। शेम, ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट, डिसग्रेस और डिसऑनर, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, ये इग्नोमनी के एग्जाम सिमिलर वर्ड्स, एग्जांपल नहीं है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। ही फियर्ड द इग्नोमनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ स्पाई, और एज अ स्पाई मतलब जासूस की तरह अगर उसको उजागर होना पड़ा, मतलब उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, तो उसके लिए उसको इसका डर था, बदनामी का डर था। नहीं होना चाहता होगा वो ऐसा। They suffered the ignominy of defeat, और उन्होंने क्या सफर किया? उन्होंने उस हार का अपमान, उनको क्या करना पड़ा? अपमान सहना पड़ा। माइंडसेट स्ट्रांग होना आपका बहुत जरूरी है। माइंडसेट आपका स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा चीज से अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, 404, इट इज इलिसिट। व्हाट इट इज? इलिसिट, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये इसका अर्थ होता है कोई भी अवैध या अनुचित, जो सही नहीं होता, अनुचित काम होता है, उसको बोलते हैं इलिसिट। इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है। इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट सन या इलेजिटिमेट डॉटर, मतलब जो स्वीकार नहीं होते हैं समाज को लोग, है ना। नाजायज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे नाजायज। हाँ, नाजायज तो उर्दू वर्ड है। फॉरबिडेड,
ओके। और प्रोहिबिटेड मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता या निषेध होता है, मना किया जाता है जिसको। शी स्लिप्ड आउटसाइड फॉर एन इलिसिट सिगरेट। अब देखिए यहाँ पे इलिसिट का यूज कैसे हुआ है, मैं क्यों आपको बोलती हूँ कि जो ये वर्ड जो मैं आपको यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि वो एग्जाम्पल में इन द सेम वे यूज हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इलिसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हुआ है, तो यहाँ पे भी है एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिगरेट के बारे में बता रहे हैं। सिगरेट क्या है? सिगरेट इज अ नाउन, और यहाँ पे देखिए एन भी लगा हुआ है, तो एन क्या है? आर्टिकल है। तो आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। आपको जो पूरा सेंटेंस होते हैं ना, उनके भी मीनिंग पता होनी चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक महिला है, वो स्लिप हो गई, क्योंकि वो बाहर एक अवैध सिगरेट पीने के लिए शायद गई, वो फिसल गई। तो सिगरेट पियेंगी तो आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। He had an illicit association with Jen, और जो उसका जो रिलेशनशिप था किसी के साथ, एसोसिएशन मतलब कोई तरह का संबंध था जेन नाम की कोई भी महिला के साथ, वो क्या था? गलत था, या कह सकते हैं हम नाजायज था। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर मीनिंग में, ठीक है। 405 आप लोग मुझे चाहें तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ सोशल हैंडल्स दे रखे हैं, आप मुझे इसमें ज्वाइन चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर इसको चाहिए चाहते हैं, और आप अपनी नोटबुक जरूर बनाइए, मैं डेली बेसिस पे कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि देखिए बेशक मैं आपको पढ़ाती हूँ, और मैं जो प्रीवियस वीडियोस में मैं ये चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, हम वोकेबलरी जब भी सीखते हैं तो एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है। मैंने चाहे कितनी भी वोकेबलरी, मेरे पास अपनी एक नोटबुक है अलग से, जो मैंने डिफरेंट डिक्शनरी की वो नोटबुक बना रखी है, और मैं यहाँ पे आपको वर्ड पार मेड इजी के लिए भी अपनी एक नोटबुक बना रखी है। तो जब मैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर जब मैं बना रही हूँ, तो आप लोग भी सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ वीडियो देख करके या मैं पीडीएफ से उतार दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद अपने हाथों से अच्छे से देखना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कीजिएगा, और सीखिए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपकी खुद की कम्युनिकेशन में वोकैब अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। 405 इट इज कॉल्ड एमनेट। इट इज कॉल्ड एमनेट। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कोई चीज बिल्कुल क्लोज आती है ना, एकदम निकटस्थ। मैंने यहाँ पे लिखा है ये आने वाला होता है, ये अज्यूम करे कुछ होने वाला है, तो वो हो जाएगा एमिनेंट में। लाइक क्लोज है, नियर है, अप्रोचिंग, कुछ चीज आने वाली है, ऐसे बताया ना, अप्रोच करे। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब जो भविष्य के लिए बता रहे, आने वाले, ऑन द वे, ये रास्ते में ही है। द ब्लैक क्लाउड शो दैट अ स्टॉर्म इज एमिनेंट। और ये जो ब्लैक क्लाउड्स है, क्या है? ये जो काले काले बादल है, ये बता रहे हैं कि जो तूफान है वो है, क्या होने वाला है? वो आने वाला है। दे आर इन एमिनेंट डेंजर ऑफ अटैक। और उन पर हमले का खतरा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, मतलब वो भी होने वाला था, सॉरी होने वाला है, प्रेजेंट में ना। कभी कभी फ्लो में बताते बताते मैंने एक दो बार नोट किया है कि सेंटेंस में टेंस थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, 406 इट इज कॉल्ड अम्यूटेबल। इट इज नॉट अम्यूटेबल, इट इज अम्यूटेबल। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होना, स्थिर होना, अपरिवर्तनीय होता है, जो बदलने में जल्दी नहीं होता है, उसको बोलेंगे। और वो क्या बोलेंगे? इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, फिक्स है। देखिए ये एडजेक्टिव है, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिक्स्ड है, सेट है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, जिसको जल्दी बदला नहीं जा सकता है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज इम्यूटेबल। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या हो? अपरिवर्तनीय नहीं हो, मतलब सब कुछ बदलता है। टाइम के साथ हर चीज में बदलाव होना बहुत जरूरी, चेंज बहुत जरूरी है। और जब तक आप में चेंज नहीं आएगा, कुदरत आपको सेम पैटर्न पे, आप सेम पैटर्न अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप एक चीज को बार बार रिपीटेड, तो कुदरत आपको कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि आप बदलेंगे। आपको नहीं यकीन होगा कि आप बदल गए, पर आप बदल जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। बदलाव अच्छा होता है, बस आपके अंदर अच्छे बदलाव होने चाहिए। Nature is not considered immutable either socially or biologically। जो हमारी प्रकृति को सामाजिक हो या जैविक हो, बायोलॉजिकल मतलब जैविक रूप से अपरिवर्तनीय नहीं माना जाता है, उसको एकदम स्थिर नहीं मान सकते हैं। जो नेचर है, नेचर टाइम टू टाइम चेंज होती है ना। नेक्स्ट वर्ड इज 407। देखिए मैं यहाँ पे
कितने वर्ड सिखा चुकी हूँ। आप लोग न्यू जो ज्वाइन हुए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। और आप लोग अपनी नोटबुक बनाइए। मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने, एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम आप हमें पुरानी जो पीडीएफ है आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए मेरे लिए बहुत ही पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को जो पूरे एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये करा रही हूँ, आपको देख सकते हैं 407 वर्ड हो रहा है। तो मैं अपने जो भी डिवाइस यूज़ करती हूँ, जहाँ तक आपके पास से पहुँचता है, मैं उनको डिलीट करती जाती हूँ, क्योंकि जब आपके पास पहुँच रहा है कंटेंट तो मैं क्यों रखूँगी। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को जिनके पास पीडीएफ पुराने नहीं पहुँच पाए हैं, तो आप लोग वीडियोज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वोकैबुलरी ले रही हूँ तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ और कंटेंट कराऊंगी, ज़रूरी थोड़ी ना उन कंटेंट का भी आपके पास वीडियो हो। तो कहने का मतलब ये है, वीडियोज़ देखिए और अपने अपने हाथों से अपने हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाइए। 407 इम्पार्शल। इम्पार्शल क्या होता है? इम्पार्शल मतलब होता है जो निष्पक्ष होता है, जिसमें कोई भी तरह का क्या नहीं हो, किसी भी तरह का पार्शलिटी नहीं हो, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय हो, अनबाइज्ड हो, न्यूट्रल हो, अनइन्वॉल्व हो, अनकमिटेड हो या डिटैच्ड हो। ये बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट। अगर आप कोई भी तरह का निर्णय ले रहे हैं तो उस समय आपका डिटैचमेंट, मतलब माइंड वाला, बहुत लॉजिक वाला आपका निर्णय होना चाहिए। इमोशंस में आकर के निर्णय नहीं लिए जाते। अ ट्रायल मस्ट बी फेयर एंड इम्पार्शियल। और जो ट्रायल है, ट्रायल का अर्थ क्या होता है? सुनवाई। वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए। और कैसी तरह की होनी चाहिए? बहुत ही निष्पक्ष होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी सच्ची होनी चाहिए, और बिल्कुल किसी की भी ऐसे नहीं बाइज्ड हो किसी के साइड। जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। और जो जज है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही न्यायप्रिय होना चाहिए, निष्पक्ष जस्टिस करने वाला हो। 408 इट इज कॉल्ड इम्पेकेबल। व्हाट इज इट? इम्पेकेबल। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है त्रुटिहीन या बिल्कुल निर्दोष या बहुत ही निष्कलंक, जो बिल्कुल प्योर होता है, जिसके अंदर ज्यादा, मतलब जिसने, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ एग्जाम्पल, फ्लॉलेस जिसमें कमी नहीं होती है, फॉल्टलेस जिसके अंदर जो गलत काम नहीं करता है ज्यादा, वर्च्यूज जिसके गुण ज्यादा होते हैं, प्योर होता है, मॉरली बहुत अच्छा होता है, सच्चा होता है, चाहे उसको कितना क्या कहा जाए ना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, लेकिन अगर वो सही है मॉरली तो वो सेक्रीफाइस करना पसंद करेगा। जो जिसके अंदर ये वाली क्वालिटी होगी, ये याद रखिएगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। सिनलेस, और जिसके अंदर पाप की कमी होती है। तो पाप तो हम सभी में होता है, लेकिन जो लोग गलत काम को सपोर्ट नहीं करते हैं उनमें ये वाला जो गुण है वो पाया जाता है। शी हैज टॉट हर चिल्ड्रन इम्पैकेबल मैनर्स। और उन्होंने अपने बच्चों को बेदाग शिष्टाचार सिखाए, मतलब बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं और एकदम सीने गलत बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से बहुत अच्छे मैनर्स सिखाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बचपन में, छोटे उम्र में जो सिखाया जाता है वो आपको हमेशा उसी के ऊपर फाउंडेशन, कहते हैं ना, फाउंडेशन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, ये जो चैनल है, मैं इस पर अगर बोला जाए तो मैं क्या सिखा रही हूँ? मैं आपको डेली वोकैबुलरी सिखा रही हूँ। अगर लोग देखें तो 10 वोकैबुलरी से क्या हो जाएगा? पर मैं चाहती हूँ कि फाउंडेशन अच्छी हो, जिससे मैं कुछ भी आगे कराऊँ तो एटलीस्ट जो वर्क इस पे पड़ा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जब बच्चों को हम कोई भी मैनर सिखाते हैं, या हम खुद मैनर सिखाने का मतलब, जब हम खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं उनके सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज मैनर्स वर इम्पैकेबल। और जो उनके आचरण थे वो कैसे थे? बिल्कुल बहुत ही त्रुटिहीन थे, जिनमें ज्यादा गलत आचरण नहीं थे, मिसबिहेव करने वाला स्वभाव नहीं था, तेज आवाज में चिल्ला करके बात करने का नहीं आदत थी। मतलब मैनर्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई बुक, ये जो बुक प्रोवाइड की जाती है, ये सब यूजलेस, जब तक आप उसको अच्छे से अपनी पर्सनालिटी में इंप्लीमेंट नहीं कर लेते। एंड 409 इट इज इंपीरियल। व्हाट इज इट? व्हाट इज द मीन ऑफ इंपीरियल? इंपीरियल का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव। इंपीरियल का मतलब होता है शाही, जो राजघराने से संबंधित होता है, राज्य संबंधी होता है, साम्राज्य संबंधी होता है। रॉयल, रीगल, क्वीनली, प्रिंसली, मैजेस्टिक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब शाही, जो राज संबंधी है। और शाही अभी भी जो चल रही है मोनार्की, वो इंग्लैंड में चल रही है, आप देख सकते हैं। द प्रिंस इंपीरियल पास्ड अवे लास्ट नाइट। और जो राजकुमार, शाही घर के जो राजकुमार थे, वो कल की रात क्या हुए? गुजर गए। पास्ट इंपीरियल ग्लोरीज आर हार्डली रिलेवेंट टू द प्रेजेंट डे। और जो पास्ट में, जो मतलब अतीत के टाइम में जो शाही जो गौरव था, ग्लोरी इन द सेंस जो महिमा थी शाही घरों में, वो आज के टाइम में अगर हम कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से नहीं है, उनका मेल नहीं किया जा सकता है, रेलेवेंट का अर्थ है। और आज का लास्ट वर्ड है 410
इम्पर्वियस, इम्पर्वियस माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या क्या होता है, देखिए इसका अर्थ जैसे कहते हैं जिनके अंदर विवेक की कमी होती है, या भेद, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता है, या किसी चीज से देखिए अनअफेक्टेड, अनटच्ड, अछूते, वल्नरेबल, अनमूव्ड, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रबर बूट्स आर इम्पर्वियस टू वाटर, और जो रबर के जो बूट्स होते हैं ना, वो उनके अंदर क्या होता है, पानी अंदर एंटर नहीं कर सकता। He was completely impervious to criticism, और वो आलोचना से, क्रिटिसिज्म से completely क्या थे, अछूते थे। ठीक है, तो all impetuous, what is it? It is called impetuous। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल्दबाज या तेज तर्रार, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत अविवेकी होता है, जिसके अंदर बहुत जल्दी निर्णय लेने की एकदम क्षमता नहीं होती है, वो तुरंत कोई भी डिसीजन ले लेता है। देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका अर्थ ये है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे इम्पेचुअस दिया हुआ है, इसका यूज सेंटेंस के माध्यम से आप सीख सके। मतलब आपको ये देखना है कि जो इम्पेचुअस वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है सेंटेंस में या नहीं हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा। ठीक है, सो इसके सिमिलर मीनिंग क्या है, इम्पल्सिव बताया ना आपको, जो तुरंत बहुत जल्दबाज हो किसी भी चीज को करने के लिए। रैश मतलब द सेम मीनिंग, जल्दी करना किसी का। हैस्टी, बिना सोचे समझे तुरंत जल्दी से डिसीजन ले लेना। हरीड, ये भी जल्दी का ही क्या है, एक सिमिलर मीनिंग है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ही वॉज हाई स्पिरिटेड, उसके अंदर किस तरह की जो उसकी स्पिरिट थी, जो उसके अंदर आत्मा थी, वो बहुत ही किस तरह की थी, हाई स्पिरिट, मतलब बहुत ही उत्साही था। एंड इम्पेचुअस, और बहुत ही तेज तर्रार था, मतलब उसका व्यक्तित्व इस तरह का होगा। ही सेज, और वो कहता है, शी इज इम्पेचुअस एंड इमोशनल, और उसने ये बोला कि वो जो लड़की है, कोई भी लड़की के बारे में बता रहा है वो। पहले जब इनिशियली मैं वीडियोस बनाती थी ना, तो मैं नाम लिख देती थी, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ किसी का नाम नहीं एड्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि नाम सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं अब ही और शी की तरह ही एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ, क्योंकि प्रोनाउन को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है और हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं। वो कहता है वो जो लड़की है वो कैसी है, बहुत ही जल्दबाजी से शायद डिसीजन ले लेती है, और बहुत ही कैसी है, भावुक है। तो देखिए यहाँ पे इमोशनली इम्पेचुअस का यूज कैसा हुआ है, एज एन एडजेक्टिव हुआ है, विशेषण के तौर पे हुआ है। मतलब जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, जैसे लड़की की विशेषता बता रहा था कि वो किस तरह की है। इम्प्लीमेंट 412, इम्प्लीमेंट का यूज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ कि जो भी मैं वर्ड सिखा रही हूँ, आपके उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो आप जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है लागू करना या अमल में लेना। ये देखिए यहाँ पे ये वर्ब की तरह मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, पर इसके साथ साथ ये नाउन की तरह भी यूज होता है। तो नाउन के लिए डिफरेंट, मतलब नाउन वाले वर्ड्स दिए होंगे, यहाँ पे मैंने आपको वर्ब की तरह समझा रही हूँ। तो इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना किसी भी चीज को। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल, ये इम्प्लीमेंट का देखिए हम यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें यूज करेंगे। परफॉर्म करना, पुट इनटू प्रैक्टिस, ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं, जिससे आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से क्या करें, यूज कर सके, उसको इम्प्लीमेंट लागू कर सके। लीडरशिप इज अबाउट द क्वालिटी टू इम्प्लीमेंट चेंज, और जो जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें चेंजेस लाने की भी क्या होती है, क्षमता होती है। मतलब बदलाव लाने की भी उनके अंदर क्या होती है, क्षमता। एबिलिटी का मतलब है क्षमता, जिससे बदलाव किया जा सके। द डिसीजन विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और जो निर्णय होगा, जो निर्णय को लागू करना क्या होगा, कठिन होगा। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम इस चीज को कभी भी इतना ध्यान से नहीं सोचते, लेकिन हम बड़े होते हैं तो हमें इस चीज का यकीन होता है कि चाहे अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे इसका ये काम है, इसका ये काम है। स्पेशली मैं आजकल इन दोनों देख रही हूँ, जो लॉयर्स होते हैं या जो जज होते हैं, इनका कितना डिफिकल्ट काम होता है, या जो भी अलग अलग तरह के फील्ड में हाई पोस्ट पे होते हैं, डिसीजन लेना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और डिसीजन लेना सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ, उसके साथ के साथ आपके पास एविडेंस कितने हैं, तो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो इट्स रियली डिफिकल्ट समटाइम्स। मतलब चलिए 430, इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पिटेंट। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस करते वक्त हम ध्यान दें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है
कमी का होना, कमजोर होना, असमर्थ होना, स्पेशली ये वर्ड उन लोगों को होता है जिसमें जो लोग नपुंसक जिसको कहा जाता है उनको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं, शक्तिहीन होना, पावरलेस, इनइफेक्टिव, यूजलेस, वर्थलेस, ये इम्पोर्टेंट के सिमिलर मीनिंग है। फील सो इम्पोर्टेंट व्हेन योर चाइल्ड इज इल एंड यू कैन नॉट हेल्प देम। तुम कितना कमजोरी फील करते हो जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा बच्चा बीमार है और तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। द ऑपरेशन लेफ्ट हिम इम्पोर्टेंट, और जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो एक नपुंसक हो गया। इट इज नाउ, ये देखिए यहाँ पे जी साइलेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी साइलेंट होगा, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्यून। व्हाट इज इट, इट्स इम्प्यून, हाँ इसको इम्प्यून बोलेंगे। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बहस करना। देखिए सुनने में कितना प्यारा लग रहा है इम्प्यून, लेकिन अर्थ क्या है, बहस करना या आपत्ति करने से होता है, या किसी तरह की बाजी लगाने से होता है। लाइक किसी को चैलेंज दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद हो रहा है। क्वेरी का मतलब बहुत ढेर सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो नो डाउट अच्छी सिचुएशन में तो नहीं होंगे, क्वेश्चंस का अपने आप में होना ही एक क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बताता है इसमें आप कितना ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं। नोबडी कैन इम्प्यून हिज एबिलिटी, और उसकी जो योग्यता पर कोई भी क्या नहीं कर सकता था, बहस नहीं कर सकता, तो कोई भी जन आपत्ति नहीं दिखा सकता था, उसके अंदर वो कितनी अच्छी एबिलिटी। आई डिड नॉट मीन टू इम्प्यून हर प्रोफेशनल एबिलिटीज, और मेरी जो इंटेंशन थी या जो मेरा मीनिंग था या कहा जाए इरादा था, वो उसकी प्रोफेशनल जो उसके अंदर एबिलिटीज थी उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाना या उसको उसके बहस करना नहीं था। इनेन, इनेन क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ या बेतुका, या कह सकते हैं बेहुदा जिसका अर्थ है सिली, फुलिश, स्टूपिड, इडियोटिक, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। या कुछ और भी आपके दिमाग में और तो आप यूज कर सकते हैं जिसमें जो चीज के ज्यादा क्या नहीं है, जो सही नहीं हो लॉजिकली। शी स्टार्टेड आस्किंग मी इनेन क्वेश्चंस, और उसने क्या पूछना शुरू कर दिया, उसने बेतुके क्वेश्चन पूछने लगी, वो मुझसे क्या करने लगी, बेतुके सवाल करने लगी। There are so many inane television quiz shows, और ये बात बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड टेलीविजन के कोई शो हो गए हैं, बहुत सारे बेतुके शो। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट ये भी क्या है, ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह का अभिषेक करना या कोई भी उद्घाटन करने से होता है। इनिशिएट प्रारंभ करना, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट, ओरिजिनेट, ये सभी इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। देखिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, मैं जो भी वीडियोस पुराने करा चुकी हूँ, अगर आपको सच में अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म के थ्रू सच में अच्छा, क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हैं और आपको सीखने में मदद मिल रही है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं डेली बेसिस पे बोल रही हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोटबुक बनानी पड़ेगी और उनको रिवाइज करने के लिए आपको डेली सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे। और जो भी यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ मैं उनको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूँगी। मैंने पीडीएफ के लिए देखा है कि मैंने शेयर की है और उसका आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट शेयर ऑन एनी ग्रुप, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बहुत मैं मेहनत से बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें, दैट्स वाई आई एम हियर। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज आप अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी को, अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है तो आप यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है उससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। People hope that the new government would inaugurate a period of change। अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी इलेक्शन और फिर इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएंगे, तो लोगों के अंदर अलग अलग होप है और बहुत ही ज्यादा क्या कहा जाए वाद विवाद वाला माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग न्यूज से अपडेट रहते हैं उनको पता है। तो जो लोगों की जो उम्मीद थी वो क्या है कि नई सरकार बदलाव के दौर का क्या करेगी, एक न्यू शुरुआत करेगी, चेंजेस लाएगी जो भी न्यू सरकार बनेगी। अब सच में ये बात सच है मेरे ख्याल से, मैं अगर यहाँ से अपने थ्रू आप लोगों से कुछ कह सकूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट बने, एक तो इलेक्शन में हम लोग अपना वोट दे करके आए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सही बात है कि हम जा करके, दूसरी बात ये सही चुनाव करें, क्योंकि अगर हम किसी को हक देते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं उनको राइट्स कि वो हमारे क्या कर बने, वो हमारी सरकार आगे आने वाले 5 सालों के लिए वो बनेंगे, तो हमारे अंदर उतने मतलब हम इतने नॉलेज, इतने ज्ञानी हों कि इतने जो प्रीवियस ईयर्स में रहे हैं क्या हमने क्या क्या चीज़ों के फायदे देखे हैं, और बहुत ही फेयर, क्योंकि हम लोग, क्योंकि हमारा देश बहुत ही डेमोक्रेटिक है। अगर आप हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी भी नॉलेज है
तो आप देखिएगा कितनी अच्छे से सारे आर्टिकल्स, सारे अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोगों के क्षेत्र में चुनाव हो तो आप लोग पहली बात तो चुनाव दीजिए और होप फॉर द बेस्ट। He said it was a historic event that is certain it will inaugurate a new era। और उसने कहा कि ये क्या है, ऐतिहासिक इवेंट है और ये निश्चित रूप से क्या करेगा, एक नई शुरुआत, नए युग की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। एरा मतलब क्या होता है, युग। नेक्स्ट इज 417 दैट इनकंडेसेंट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उत्साही और जोशीला, रेडिएंट, ब्राइट, ब्रिलियंट, डेजलिंग। तो देखिएगा आपके अंदर भी बहुत कुछ खास होगा। इट मेक्स मी इनकंडेसेंट विद फ्यूरी। और ये मुझे क्रोध में क्या कर देता है, आग, बहुत ही उत्साही कर देता है, मतलब मैं बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता हूँ इसकी वजह से। शी वॉज इनकंडेसेंट विद रेज। रेज का अर्थ भी गुस्सा ही होना होता है, और वह गुस्से में क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा जोश में भर गई। जोश का मतलब बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई, गुस्सा बहुत तेज आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज इंकेंटेशन। व्हाट इज इट, इंकेंटेशन। ये क्या है, ये नाउन है, मतलब ये सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में किस तरह से यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा। चलिए देखते हैं। जिसका अर्थ होता है मंत्र करना या जादू टोना करना, ठीक है, लाइक चैंट करना, कॉन्जुरेशन। अच्छा, जिसने कॉन्जुरिंग मूवी देखी उनको आइडिया होगा कॉन्जुरेशन क्या होता है। मैजिक स्पेल, र्यून रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग होती है, स्पेल वर्क होता है। अराउंड द फायर ट्राइबल एल्डर्स चैंटेड इंकेंटेशन। और जो आग के चारों ओर, जैसे यहाँ पे आग जल रही है, उसके चारों ओर जो ट्राइबल एल्डर्स थे, जो कि आदिवासी बुजुर्ग थे, वो क्या कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दिस इज एन इंकेंटेशन दैट कैन स्पेल एनीबडी। और ये एक ऐसा मंत्र है जो किसी को भी क्या कर सकता है, मंत्र मुक्त कर सकता है। 419 इट इज इंसेंस। व्हाट इज इट, इंसेंस। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुगंध, खुशबू का होना, या धूप देने से होता है, ठीक है, या अगरबत्ती की स्मेल जो आती है उसको बोलेंगे। परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है, सेंट है, अरोमा है। आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, मतलब आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। द सेंट ऑफ इंसेंस लिंगर्ड इन द ईयर। और जो धूप की जो सुगंध थी हवा में क्या थी, बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं उसको, धूप देना भी तो है, मैंने लिखा ना। द एयर वॉज स्वीट एंड इंसेंट। और जो धूप से हवा बहुत क्या थी, बहुत ही मधुर थी। 120 इट इज इंसेंसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट कैसे होगा, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लगातार, निरंतर, जो सतत होता रहता है, मतलब लगातार होता रहता है। कांस्टेंट, एंडलेस, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। देखिए बहुत ही आसान सिंपल मीनिंग्स है, जैसे आपको याद हो सके। ये इसमें सिंपल मीनिंग्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड तो डिक्शनरी का वर्ड याद कर ही रहे हैं, और ये तरह के जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ये हमारे हमेशा या तो आपको क्रॉस टेस्ट में मिलेंगे, या आप कॉन्सीन पैसेजेस में मिलेंगे, या आप अगर स्पेलिंग जो एरर कर रहे हैं उसमें आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। इस तरह से हम सीख सकते हैं कि आपको अपनी वोकैब को मजबूत करना क्यों जरूरी है। द नॉइस ऑफ बॉम्ब्स एंड गन्स वर इंसेसेंट। और जो बम और बंदूकों का जो शोर था वो क्या था, लगातार जारी था, मतलब वो कंटिन्यूस था। द चाइल्ड्स इंसेसेंट टॉकिंग स्टार्टेड टू इरिटेट हर। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे का लगातार बातें करना क्या कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, शायद मूड अपसेट होगा। सो फर्स्ट वर्ड इज, इट्स कॉल्ड इंसिपिएंट। व्हाट इज इट, इट इज इंसिपिएंट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब ये विशेषता बताता है। किसके बताएगा विशेषता, जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान रखिएगा जो इंसिपिएंट का यूज हुआ है वो नाउन या प्रोनाउन के एज एन एडजेक्टिव हुआ है कि नहीं, उसकी विशेषता को बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे आप डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, आप यूज कैसे कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसके सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं। जस्ट बिगनिंग, जो एकदम शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआती, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला, या प्रारंभिक। तो सिमिलर मीनिंग है प्रीलिमिनरी, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसके बेसिस पे, और एक्सप्लोरेटिव, एक्सप्लोरेटिव का मीनिंग भी सेम होता है, प्रारंभ करने से। The incipient bankrupts were almost as bad। जो शुरुआती दिवालिया थे वो लगभग उतने ही बुरे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, incipient का यूज यहाँ पे एडजेक्टिव किस तरह से हुआ है, ये आर्टिकल है, ओके। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताती जा रही हूँ, इसलिए आप समझ जाइए एक एग्जांपल से, क्योंकि मैं आगे पूरे जो भी वर्ड सिखाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हम किस तरह से यूज करते हैं। बैंक्रप्ट्स क्या है, ये नाउन है, तो इंसिपिएंट किस तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे जो बैंक्रप्ट्स है इनकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, मतलब जो शुरुआती दिवालिया, मतलब ये जो इंसिपिएंट है ये, इसका यूज
जो बैंकरप्ट्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए हुआ है. The wind kept hollowing down the street full of rain and incipient snow. और जो बारिश और शुरुआती बर्फ से भरी सड़क पर, तेज शुरुआती बर्फ से भरी सड़क पर, ध्यान से सुनिए, तो वहां पे क्या चल रही थी? तेज हवा चल रही थी. तो इस तरह से हम इंसिपिएंट का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में. नाउ 422, इट इज इंसाइसिव. इंसाइसिव मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है. इसका अर्थ क्या होता है? इसका कई अलग अलग हिंदी में मीनिंग्स होते हैं. मैंने जो स्पेसिफिक मीनिंग है जिससे आप आसानी से समझ सके इसका होता है तेज, या किसी चीज को चीरने वाला, या किसी चीज का भेदक, या कह सकते हैं काटने वाला. मतलब ओके, इसकी सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं. चॉपर, चॉपर मतलब क्या होता है? काटने वाला. पेनिट्रेटिंग, कटिंग, कटिंग मतलब भी वही होता है, काटने वाला, भेदने वाला, या किसी चीज को क्या करते हैं जिसमें जो बहुत तेज होता है, तीखा होता है. ड्रिलिंग, दीवार में ड्रिलिंग करते हैं ना. His presentation was clear. अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको इस तरह से समझाया. अब इसके और भी कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं. इसका अर्थ तेज होने से होता है, तीव्र होने से होता है. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. His presentation was clear and incisive. और जो उसका जो प्रेजेंटेशन था, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन ही तो दिखाती हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है, क्या आप उसको आसानी से समझ सके. तो जो उसका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही स्पष्ट था, और बहुत ही, जिससे पता चलता था वो बहुत ही तीव्र, बहुत ही समझदार है. He had too incisive and agile a mind. और उसका दिमाग बहुत कैसा था? तेज था, और बहुत ही किस तरह का? चुस्त था. Incorrigible, ये क्या है? जैसे करेक्ट होता है ना, इनकरेक्ट, तो ये एडजेक्टिव के रूप में इनकरेजिबल है. ये असंशोधी है, जिसको क्या कर सके, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सके, जिसको सुधारा नहीं जा सके, या जो बिल्कुल पक्का होता है, छटा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल. हैबिचुअल, जिसकी आदत होती है रिपीटेड, एक जैसे सेम पैटर्न को फॉलो करने की. कन्फर्म्ड, इम्पॉसिबल, अनअशेम्ड, बिल्कुल भी जिसको ज्यादा कोई चीज को रिपीट एक ही चीज को किए जा रहा है, वो किस में आ जाएगा? इनकरेजिबल में आ जाएगा. शी इज एन इनकरेजिबल फ्लर्ट. और वो क्या करती है? उसको नहीं बदला जा सकता, वो सबसे क्या करती है? फ्लर्ट करती है. He was an incorrigible liar too. और वो बहुत किस तरह का? छटा हुआ झूठ बोलने वाला व्यक्ति था. 424, इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट का तो यूज हम लोग देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का मतलब होता है, ये एक नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है जब भी वेतन में वृद्धि होती है, या हमारी सैलरी में जो भी इजाफा होता है, उसको बोलेंगे लाभ, बोलेंगे किसी भी तरह की बढ़ती को बोलेंगे. इंक्रीज होना, ग्रोथ होना, बेनिफिट होना, प्रॉफिट होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इंक्रीमेंट के ही सिमिलर मीनिंग है. चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैनी टीचर्स क्वालिफाई फॉर एनुअल इंक्रीमेंट. और बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? वो योग्यता प्राप्त करते हैं, जिससे उनको साल में क्या मिल सके? ज्यादा, उनके जो सैलरी है उसमें ज्यादा इजाफा मिल सके, या उनकी वेतन में वृद्धि हो. कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ सैलरी इंक्रीमेंट एवरी 6 months. और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है? हर 6 months बाद क्या होगी? इंक्रीमेंट होगा, मतलब आपकी सैलरी बढ़ेगी आफ्टर 6 months. 425, इट इज इनडिफरेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंट? इनडिफरेंट का अर्थ क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में. मतलब यहाँ पे हम इनको एज एन एडजेक्टिव देखेंगे. इसका अर्थ होता है उदासीन, या निष्पक्ष, या बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करने वाला, या असावधान. डिटैच्ड, डिटैच का मतलब ये कि जिसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की. डिस्टेंट, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है दूर हो रहना, या बिल्कुल अलग हो रहना. अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंट बोलेंगे. People have become indifferent to the suffering of others. और लोग कैसे हो गए हैं? लोग दूसरों की पीड़ा के लिए कैसे हो गए? बिल्कुल असावधान हो गए हैं, आंखों के सामने गलत होते हुए देख रहे हैं. मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कोई भी जन सही चीज का स्टैंड नहीं ले रहा है. और मैं आपको बहुत अच्छे से चीज जो मेरे थॉट में बहुत जिस चीज को मैं बहुत एक्सेप्ट करती हूँ, कि अगर कुछ चीज गलत हो रही है और उस गलत चीज में आप खामोश हैं, आप कंप्लीटली उसमें भागीदार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज अपनी नजरों से कुछ गलत देखते हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, या घर के आपके वर्क प्लेस पे हो, या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जाते हैं, आप अपनी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, या आप कहीं पर भी हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. अपन और ध्यान रखिए, मतलब शब्दों का चयन भी अच्छे से करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. हमारे जो पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें धीरे धीरे करके अच्छाई खत्म होती जा रही है, और उस अच्छाई को बरकरार रखना हम लोग, कोई दुनिया करके नहीं चेंज करिए, हम खुद चेंज करेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिफरेंट ना बनिए, आप बहुत स्पेशल बन के दिखाइए. हिज मैनर वॉज कोल्ड एंड इंडिफरेंट. और उसका जो क्या था? मैनर था, उसका व्यवहार था, बहुत ही ठंडा और कैसा था? उदासीन था. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू कभी कभी मैं कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों तक जरूर पहुंचानी चाहिए. ओके, 426,
इंडिजिनस, इंडिजिनस ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्वदेशी, अपने ही देश का या मूल निवासी। सिमिलर मीनिंग देखते हैं, होम ग्रोन, लोकल, लोकल टू वर्ड हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हम लोकल है। इनलैंड, इनलैंड इन द सेंस जो देश के बाहर का नहीं बट आंतरिक हमारे देश के अंदर का ही हो उसको बोलेंगे। कैंगरूज आर इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कैंगरू हैं वो क्या है, वहीं के ही हैं, मूल निवासी हैं वहाँ के एनिमल कैंगरूज। कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चर ट्रेडिशन, और प्रत्येक देश की अपनी स्वदेशी सांस्कृतिक क्या होती है, परंपरा होती है। 427 इंडिजिनेंट, व्हाट इज इट, इट इज इंडिजिनेंट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गरीब, या कोई दरिद्र होता है, निर्धन होता है या जरूरतमंद होता है, उनको हम बोलेंगे पुअर, नीडी, पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब जिनके पास पैसे से कमी है, इंसॉल्वेंट, ये सब इसी के ही क्या है एग्जाम्पल, सिमिलर मीनिंग है। पॉवर्टी वॉज मिररली द लॉट ऑफ द इंडिजिनेंट, और जो दरिद्रता थी वो केवल किसके गरीबों की क्या है, एक नीति है, सिर्फ गरीब लोगों के हिस्से में आती है दरिद्रता, गरीबी। द टाउन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टेंस टू इंडिजिनस पीपल, और जो शहर की सरकार है वो गरीब लोगों की सहायता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। 428 व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट। सो ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्रोधित होना, गुस्से में हो जाना, बहुत ही घृणापूर्ण होना। अनहैप्पी, डिस्टर्ब, हर्ट, अपसेट, ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, सिमिलर मीनिंग्स हैं इंडिग्नेंट के। दे वर क्वाइट इंडिग्नेंट एट हिज रिमार्क्स, और वो उनके जो भी रिमार्क उन्होंने दिया उसमें काफी क्या हुए, उससे वो नाराज हुए, बहुत अपसेट कर दिया होगा, कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया होगा। I was indignant because I felt that I had been punished unfairly, और मैं बहुत क्रोधित था, मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अनफेयरली, मतलब मुझे फेयर नहीं, उचित रूप से नहीं बल्कि अनुचित रूप से क्या किया गया है, पनिश किया गया है। तो इस तरह से हम इंडिग्नेंट का यूज कर सकते हैं। 429 इट्स कॉल्ड इंडोलेंट, ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है। आज बहुत ज्यादा एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, और देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बेसिस पे हमने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स अभी तक कराए हैं, अगर आप लोग नए हैं आप लोग चैनल पे जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट आप लोगों के, अगर एग्जाम में आपको इस चैनल के थ्रू आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। ओके, सो इंडोलेंट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आलसी होना या सुस्त होना, लीजी, स्लोगिश, इनएक्टिव, आइडल, ये सब क्या है, इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ही इज ओल्ड एंड फैट, अच्छा ये एंड बार बार नहीं लगेगा, कॉमा लगा दीजिएगा बीच में। ही इज ओल्ड, फैट एंड इंडोलेंट, मतलब वो क्या था, वो बुजुर्ग था और काफी थोड़ा हेल्दी, मतलब मोटा है, और क्या है, वो बहुत आलसी है। नो डाउट वेट जब वजन ज्यादा हो जाता है तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, इसलिए बहुत मेहनती फिजिकली होना जरूरी है जो मेरे को लगता है। ही इज इंडोलेंट अबाउट एवरीथिंग, और वो हर चीज के प्रति क्या है, वो आलसी है, हर चीज के प्रति आलसी है। ओके, 430 आज का लास्ट वर्ड है, इसको हम बोलेंगे इंडल्जेंट। देखिए काफी सिमिलर, जैसे प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लग रहा है जैसे सिमिलर ही है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ध्यान से रीड करते हुए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या है, इंडल्जेंट। ओके, इंडल्जेंट ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कृपालु या दयालु, ये बहुत ही जो काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उस बेसिस पे काइंड, मर्सीफुल, कंपैशनेट, ग्रेशियस। ओके, तो ऐसे लोग अगर आप लोगों की लाइफ में है तो देन यू आर ब्लेस्ड, और अगर आप ऐसे खुद हैं फिर भी आप बहुत ब्लेस्ड है। मदर्स टेंड टू बी लेस इंडल्जेंट टुवर्ड्स डॉटर, इसके लिए तो आप मुझे सुझाव में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या सच में ये सही है? जो माँ होती हैं वो बेटियों के प्रति थोड़ी कम संवेदनशील होती है, थोड़ी कम सेंसिटिव होती है, रेदर देन बॉयज, मतलब पार्शियल होती हैं क्या? मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप अपना अनुभव बताइएगा, अगर आपका है ऐसा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। शी इज इंडल्जेंट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने पोते पोतियों के प्रति क्या थे, दयालु हैं। ओके, इनएफेबल, इनएफेबल मतलब ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में कहेंगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसको कहा नहीं जा सके, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, इतना जिसको हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इनएक्सप्रेसिबल। इसके साथ साथ इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या इनडिफाइनेबल, अनटोल्ड, जिसको बताया नहीं जा सकता है। तो ये इनएफेबल के क्या है, सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वोकैबुलरी को सही तरह से समझने का जो एक तरीका होता है वो यही होता है कि जो हम वर्ड सिखा रहे हैं वो हम सेंटेंस में उसी तरह से यूज करें। द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज इनएफेबल, जो जब सूर्य अस्त होता है ना, सनसेट हो रहा है, तो सूर्य अस्त का जो सौंदर्य था वो क्या था, बिल्कुल ही कैसा था,
इनएफेबल था, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ग्लोरी इन इज इनएफेबल स्प्लेंडर ऑफ हिज प्रेजेंस, या एच स्मॉल आएगा। महिमा उनकी उपस्थिति का क्या है, अवर्णनीय वैभव है। मतलब वो अगर कहीं प्रेजेंट हैं तो उनकी वजह से हम बता नहीं सकते हम कितनी ज्यादा खुश हैं, बताया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी अगर आपके पास हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने शब्दों में, ठीक है। ओके, 432, इट इज इनेप्ट। व्हाट इज इट? इट इज इनेप्ट। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जिसका अर्थ होता है अयोग्य, अनाड़ी, या जिसको जल्दी समझ में नहीं आता है, उनको हम बोलेंगे मूर्ख बोल सकते हैं। अनस्किल्ड, जिसको अच्छे से स्किल्स नहीं पता हो। इनएक्सपर्ट, रफ, क्लमसी, अनाड़ी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनेप्ट। He was an inept politician, और वो किस तरह का, वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब वो एक कैसा है, अयोग्य राजनीतिज्ञ है। She was left feeling inept and inadequate. Inadequate की भी मीनिंग देख लीजिएगा, और inept का मतलब तो हम समझते ही हैं। She was left, और वो क्या थी, वो महसूस कर रही थी कि वो क्या है, वो एक अयोग्य और अपर्याप्त है। ये inadequate का मतलब जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते, अपर्याप्त है। 433, इट इज इनर्ट। इनर्ट का अर्थ क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, निष्क्रिय होना या अक्रिय होना। मतलब जो इनएक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं पैसिव होते हैं, या मोशनलेस होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, आइडल या आलसी होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इनर्ट बोलेंगे। ये वर्ड पाम इसी डिक्शनरी में ये डिफिकल्ट वर्ड है इनर्ट। तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द गवर्नमेंट वॉज परसीव्ड टू बी इनर्ट एंड इनसफिशिएंट, और जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह से देखा जा रहा है कि वो निष्क्रिय है, कि वो अच्छे से सही तरह से चल नहीं रही, निष्क्रिय है, और क्या है कि इनएफिशिएंट है, मतलब वो सक्षम नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। मतलब लोग सब तरह की जो हर तरह का वर्ग है पूरे देश में, वो सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट से। ही लेज कंप्लीटली इनर्ट ऑन द फ्लोर, और वो क्या हो गया, वो फर्श पर बिल्कुल किस तरह से पड़ा गया, बिल्कुल इनएक्टिव से, बहुत ही ज्यादा थका हुआ। 434, इट इज इनएक्सोरेबल। What is it? It is inexorable. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कठिन या कठोर होना, या बहुत ही निष्ठुर होना, हठीला होना, जिसको बदलने में बहुत कठिनाई होती है, उसको हम बोले इनएक्सोरेबल। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स कैसे हैं? ये सिमिलर मीनिंग्स बहुत ही कॉमन मीनिंग्स होते हैं, जिनको हम जो फेमिलियर बहुत होते हैं। अनस्टॉपेबल, वो एक बहुत सॉन्ग है, बहुत अच्छा, अनस्टॉपेबल। अनअवॉइडेबल, इनफ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट, जिसमें बदलाव नहीं हो, जो बहुत ही कठोर, स्ट्रिक्ट हो, अपने में रिजिड हो, जो जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं हो। इसके सिमिलर मीनिंग में आएगा द फ्यूचर इज इनएक्सोरेबल फॉर ऑल ऑफ देम, और जो भविष्य है वो किस तरह का, सभी के लिए कैसा है, कठिन है। दिस ट्रेंड इज इनएक्सोरेबल। ट्रेंड का मतलब वैसे हम लोग जिस तरह से देखते हैं ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिस तरह की प्रवृत्ति है, या बोलेंगे जिस तरह का झुकाव है ना, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये क्या है, बहुत ही कठिन है, या जिसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, तो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, आप देख सकते हैं। ओके, 435, इट्स कॉल्ड इनफेमस। इनफेमस का अर्थ क्या होता है, इनफेमस का मतलब जो बहुत फेमस नहीं होता है। ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है बदनाम या दोस्त, या जिसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, वो जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होते। डिसरिप्यूटेबल और इल फेम्ड, शेमफुल, डिसग्रेसफुल, जिसके अंदर मतलब जिसकी इज्जत नहीं होती है समाज में, या जिसको गलत तरीके से समझा जाता है। नेगेटिव वर्ड है ये इनफेमस। ही इज इनफेमस फॉर हिज डिसऑनेस्टी, और वो किसके लिए बदनाम है, क्योंकि वो क्या है, एक ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं है, इस वजह से वो बदनाम है। दिस एरिया इज इनफेमस, ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो क्या है, वो किस वजह से फेमस नहीं है, फॉर ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग के लिए और प्रोस्टिट्यूशन जो वेश्यावृत्ति होती है, उस वजह से जो ये एरिया ये बदनाम है। 436, इट इज इनफैचुएटेड। देखिए हम लोग आई वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आप न्यू हैं तो आप देखेंगे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे कराए हुए हैं। सो 430 से इनफैचुएटेड क्या मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको भी आप समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मतलब एक विशेषण है जो कि हमारे यहाँ पे देखिएगा किस तरह से यूज होगा, जिसका अर्थ होता है मुग्ध होना, शौक होना, या किसी के बारे में ऑल टाइम सोचते रहना, या किसी के लिए प्यार में होना। और ऑब्सेस्ड, इसके सिमिलर मीनिंग है इन लव, चार्म, किसी के लिए बहुत आकर्षित होना, कैप्टिवेटेड,
मुग्ध हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, उसको हम किस में आ जाएगा, उसको हम इन्फेचुएटेड में बोलेंगे। माय मदर्स, लेकिन सिर्फ प्यार वाली चीजों में नहीं बोलते इन्फेचुएटेड, शौक का होने को भी हम बोलेंगे इन्फेचुएटेड। तो मेरी जो मम्मी है वो किस वजह से इन्फेचुएटेड है, उनको डाइटिंग का शौक है तो वो डाइटिंग के लिए इन्फेचुएटेड है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होता है तो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत इन्फेचुएटेड होते हैं। और मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं किस चीज का अच्छा शौक है उनको। आई थिंक ही इज इन्फेचुएटेड विद यू, और मुझे लगता है कि वो तुमसे क्या है, बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत ही आकर्षित है, वो उसको तुम्हारे प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है। 437 इट इज इन्फर। इन्फर माने क्या होता है, ये एक वर्ब है। इन्फर इट इज अ वर्ब जिसका अर्थ होता है हम कोई तरह का तर्क सोच रहे हैं, अपनी सोच, अपनी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आ जाएगी, अनुमान लगा रहे हैं या हम कोई भी तरह का कंक्लूजन दे रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फर से रिलेटेड ले, चलिए इनको हम सिमिलर मीनिंग्स में समझते हैं। वर्कआउट, कोई जैसे मैंने बताया ना, हम वर्कआउट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं। कॉन्क्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना होता है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। प्रिज्यूम, पहले से ही सोच ले रहे हैं, कंप्लीट हुआ भी नहीं पर फिर भी हम एक अज्यूम कर ले रहे हैं उस चीज को। तो ये सब किसके मीनिंग है, ये इन्फर के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। एग्जाम्पल में समझे, रीडर्स आर लेफ्ट टू इन्फर द किलर्स मोटिव, और जो रीडर्स हैं मतलब पाठक, मतलब जो पढ़ने वाले हैं, अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो वो अभी उनके लिए अनुमान लगाना, किस चीज का अनुमान लगाना, कि जो किलर का जो मोटिव है उसके बारे में अभी क्या है, बाकी है। लेफ्ट का मतलब अभी रुके हुए हैं, अभी उनको नहीं बिल्कुल पता, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी, पूरी नॉवल नहीं पढ़ी है, तो अभी वो अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो किलर का क्या है, जो भी हत्यारा है उसका, उसके इरादों का वो अभी अनुमान लगाना क्या है, बाकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्फर को कैसे यूज किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू इन्फर एनीथिंग फ्रॉम सच स्कैंटी एविडेंस, और इतने कम सबूत, स्कैनिटी मतलब होता है बहुत ही कम होना किसी चीज का, इतने कम सबूतों से कुछ भी अनुमान लगाना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट इज 438, इट इज कॉल्ड इन्फिनाइटेसिमल। इन्फिनाइट होता है, उसके आगे किस तरह से बोल दीजिए, इन्फिनाइटेसिमल। सो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा, बहुत अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, टाइनी, बहुत ही माइन्यूट, टाइनी, एक्सट्रीमली स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, उसको बोलेंगे इन्फिनाइटेसिमल। देयर वॉज एन इन्फिनाइटेसिमल पॉज, और बहुत ही छोटा सा क्या था, पॉज था। बात करते करते में जैसे हम पॉज देते हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, जैसे पोम पढ़ते हैं तब बीच बीच में पॉज दिया जाता है। टोन, हम पोम में जब हम कोई भी पोम सुना रहे होते हैं तो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन में पॉज दिया जाता है, जिससे जो पोम है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके और सुनने वाले को भी अच्छा लग सके। द पर्सन इज इन्फिनाइटेसिमल एंड हेल्पलेस, और जो व्यक्ति है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, सक्षम नहीं है, या बहुत ही छोटा है, और ये क्या है, बहुत ही असहाय है। इसका अर्थ यह है कि शायद क्षमता में, शायद पावर में, फाइनेंसेस में, इस बेसिस पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है। ओके, 439, इट इज इंजेन्युअस। व्हाट इज इट, इंजेन्युअस, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ बहुत ही सिंपल होता है, सरल होता है, निष्कपट होता है, बहुत ही साधारण होता है, सच्चा बोल सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं। और इसके और कौन कौन से सिमिलर मीनिंग होते हैं, इनके होते हैं नाइव, इनोसेंट, सिंपल, जेन्युइन, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग है। किसके सिमिलर मीनिंग है, इंजेन्युअस के। शी इज एन इंजेन्युअस कंट्री गर्ल, और वो क्या है, एक बहुत ही सरल कंट्री गर्ल है। कंट्री गर्ल का मतलब जो शहर की नहीं है, थोड़ी गांव एरिया की है, उसको बोलेंगे। ही इज टू इंजेन्युअस इन बिलीविंग व्हाट पीपल से, और वो लोगों की बातों पर विश्वास करने के लिए बहुत ही कैसा है, बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेता है, मतलब बहुत ही सरल व्यक्ति है। जो भी लोग कहते हैं उन बातों को बहुत ही आसानी से वो क्या कर लेता है, यकीन कर लेता है, और सरल व्यक्ति इसी वजह से करता है। 440, इनहेरेंट। इनहेरेंट क्या है, इनहेरेंट जो हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ होता है, जन्मजात होता है, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। और अंतर्निहित मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें अपने फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, उनको बोलेंगे इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है, जन्मजात, बिल्ट इन, हमारे अंदर ही होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, हम कुछ भी कर लें पर कुछ ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या फैमिली में किसी मेंबर के थ्रू मिलते हैं, उनको बोलेंगे इनबॉर्न, डीप रूटेड। तो ये सब किसके एग्जांपल, सिमिलर वर्ड्स हैं, ये सब इनहेरेंट के सिमिलर वर्ड्स हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इनहेरेंट को समझते हैं। स्ट्रेस
इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ डाइटिंग। और जो तनाव है वो डाइटिंग का एक क्या है, मतलब जो लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ कुछ लोगों में देखा जाता है तनाव अलग अलग तरीके से होता है। मैं अगर आपको बताऊं, स्ट्रेस को सिर्फ ये नहीं सिर्फ डाइटिंग अगर कोई जन कर रहा है तो वो स्ट्रेस में है, कुछ लोग ज्यादा खाते भी हैं स्ट्रेस में, कुछ लोग सोना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इट डिपेंड हाउ टू डील विद योर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ डाइटिंग। तो जो तनाव है वो डाइटिंग का क्या है, उसको जन्मजात मिला हुआ, उसका एक लाइफ का एक हिस्सा है जो उसको उसकी फैमिली से मिला हुआ है कि अगर जब भी वो स्ट्रेस में होती है या होता है तो वो क्या करता है, वो डाइटिंग करता है। अ लव ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक के लिए जो प्यार है, इज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। वो सभी ये मानव स्वभाव हम लोगों के अंदर है कि जो म्यूजिक होता है वो हमारे मन को क्या करता है, बहुत ही अच्छा कंप्लीट करता है। जंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते हैं, तो ये क्या है, लेकिन ये क्या है, इट इज इंजंक्शन। ये क्या है, इट इज अ नाउन। नाउन जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो ये किसी भी नाम के लिए यूज होता है, तो ये खुद भी एक अपने आप में एक नाम है जिसका अर्थ होता है आदेश देना, ऑर्डर देते हैं ना उसके लिए, या किसी भी तरह की हिदायत दी जाती है, या कहा या हम कह सकते हैं कोई भी आज्ञा को देना। तो ये किससे रिलेटेड है, इंजंक्शन से रिलेटेड है। चलिए हम इनके सिमिलर वर्ड्स सीखते हैं, जो कि बहुत सिंपल इजी वर्ड है, जो हम याद आराम से कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है ऑर्डर या रूलिंग करना, या किसी तरह का डायरेक्शन या कमांड और इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको हम इंजंक्शन में कंसीडर करेंगे। ये सिमिलर वर्ड्स है। अच्छा, अब इस इंजंक्शन को हम यहाँ पे इस इंजंक्शन को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं कि हम ये नाउन की तरह इसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे समझेंगे, चलिए। द जज रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन। जो जज था, मतलब जो भी न्यायाधीश था, उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया, कोई भी आदेश देने के लिए, जो भी था उसको स्वीकार करने से मना कर दिया न्यायाधीश ने। अब देखिए जो इंजंक्शन है, ये नाउन कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कराई हुई है आप उसमें देखिएगा, आने वाले टाइम में मैं फिर से सब चीज़ों को रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं वोकेबलरी करा रही हूँ, तो अभी हम वोकेबलरी पे ही फोकस करेंगे। जो भी नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक नाउन है, मतलब ये एक नाम है, इस वजह से यहाँ पे इंजंक्शन एज अ नाउन यूज हुआ है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे फेल्ड टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन। और वो क्या हुए, वो फेल हो गए, वो असफल हो गए। क्यों असफल हो गए, क्या प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन मैंने होता है प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का आदेश प्राप्त करने में वो फेल हो गए। कोई चीज की उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी लेकिन आदेश नहीं मिल पाया होगा, तो इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए। 442 इनेट। इनेट साइकोलॉजी में जब हम लोग साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ते हैं तो इनेट बहुत बहुत यूज होता है, और इनेट वर्ड मुझे वहां से तभी से बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। इनेट का मतलब क्या होता है, जो हमें जन्म से मिली हुई एबिलिटीज होती हैं। मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीवियस वीडियो में मैंने इनेट वर्ड को एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, इनेट, इनेट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, जिसका अर्थ होता है जन्मजात या कुदरती, और हम कह सकते हैं स्वाभाविक, या कह सकते हैं जो हमें हेरिडिटरी से मिली होती है, मतलब वंशज से मिली हुई होती है, उसको बोलेंगे इनबॉर्न, नेचुरल, इनहेरिटेड, इन द ब्लड, जो हमारे ब्लड में ही है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम चाहे ना चाहें वो हमें अपने फैमिली से मिली होती है, जनरेशन के थ्रू मिली होती है। चिल्ड्रन हैव एन इनीट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। और जो बच्चे होते हैं, तभी कहते हैं ना, जो छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, एकदम कम उम्र के होते हैं, उनकी जो इनीट एबिलिटी होती है, मतलब जन्म से मिली हुई एक क्षमता होती है, जो आजकल के टाइम पे हम बड़े हो गए हैं, हमारे अंदर वो बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। वो क्या होती है, लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटी। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने आप जैसे बोलेंगे वो लैंग्वेज उसी तरह से बोलने लग जाएगा। ठीक है, इट वॉज एन इनीट कैरेक्टर ट्रेट। और जो ये जो उसका चरित्र है, चरित्र में जो एक गुण है, चरित्र तो सभी का है, लेकिन वो चरित्र में कोई एक ऐसा गुण है जो उसको जो जन्म से मिला हुआ है। ठीक है, और वो गुण कोई भी हो सकता है। 443, तो दिस वर्ड इट इज कॉल्ड इनोकुअस। व्हाट इज इट, इनोकुअस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हानिकारक, अहानिकारक, नॉट हानिकारक, बल्कि जिसमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान जिससे नहीं पहुंचता है उसको बोलेंगे हम हार्मलेस, सेफ, पीसफुल, जेंटल, जो बहुत ही सज्जन होता है, नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर, या व्यक्ति के लिए बोलेंगे क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो जिसमें ये गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं ही इज अ परफेक्टली इनॉक्युअस यंग मैन। और ये वो कंप्लीटली, मतलब परफेक्टली एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वो व्यक्ति किसी का क्या नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता, या उसके अंदर कोई भी इस तरह के गुण नहीं है जो कि गलत हो।
हिज कॉमेंट सीम परफेक्टली इनोकुअस, और जो उसने कमेंट किया, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, जब आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं या आपको जैसा भी लगता है, अभी अभी मैंने एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ा कि मैम आप हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हैं, आप डेली एक्सप्लेन करती हैं, तो यस मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक्सप्लेन करूँ, पर संडे को मैं वीडियो नहीं डालती हूँ या कोई इमरजेंसी होती है तो मैं वो कम्युनिटी टैब पे मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ गए हैं तो वहाँ पे मैं, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी मैं हमेशा इन्फॉर्म करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेरी, अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल पे जाके के देखिएगा, मेरे वीडियोस आते ही आते हैं। तो जो कमेंट्स की बात कर रही थी मैं, वो इसलिए कर रही थी क्यों, आप अपने सुझाव दीजिए, आप देखते हैं, आप सुन, आपको समझ में कितना आता है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, तो वो उसे कहते हैं कमेंट। तो यहाँ पे जो जो कमेंट, ये जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है हिज कमेंट, और जो उसका कमेंट था वो क्या था, सीम परफेक्टली इनएक्युरेट, जो बहुत ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जबकि आजकल सोशल मीडिया है, लोग इतनी ज्यादा, आई डोंट वांट टू से अबाउट एनीवन, बट लोग बहुत गलत तरह से नेगेटिव कमेंट्स फैलाते हैं, तो वो तरह की एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ओके, 444, इट इज कॉल्ड इन, और 444, it is called inordinate. What is it? It is called inordinate. ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, जिसका अर्थ होता है या बहुत अधिक या असामान्य या कहते हैं असाधारण, उसको हम कहेंगे। चलिए हम इनको और इंग्लिश के सिमिलर मीनिंग्स के साथ समझेंगे, और बहुत ही आसान मीनिंग है जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फेमिलियर भी होते हैं। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा अधिक होने से, अनरीजनेबल, एक्सट्रीम, अनलिमिटेड, ओवर द टॉप, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। जिसका देखिए अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई रीजन ही नहीं है। चलिए इनको यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द आइडिया ऑफ दिस गिव मी इनऑर्डिनेट प्लेजर, और ये जो आइडिया है या ये जो विचार था, मुझे सबसे ज्यादा क्या कर गया, मुझे बहुत ज्यादा अंदर से अच्छा फील करा गया, अत्यधिक। प्लेजर का मतलब क्या होगा, खुशी मुझे मिल गई आइडिया से। द स्ट्राइक हैज लेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज, और जो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल होती है ना, उसको बोलते हैं। तो हड़ताल की वजह से क्या हो गई है, हड़ताल के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गई है, देरी हो गई है। डिलेस मतलब देरी हो गई है, बहुत ज्यादा देरी हो गई है, मतलब कम। यहाँ पे इनऑर्डिनेट का यूज इस तरह से हुआ है। ओके, 445, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड insatiable. What is it? It is called insatiable. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब ये भी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे नाउन प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे ये प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लालची, लोभी। अच्छा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंसेशेबल का यूज नहीं करते हैं अपनी लैंग्वेज टर्म में, बट एग्जाम के टाइम में जब आप एग्जाम में देखेंगे तो इस तरह के वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो इंसेशेबल को की जगह हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, ये बहुत ग्रीडी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अनक्वेंचेबल, जो अतृप्त है, अनकंट्रोलेबल, वोरेशियस, वोरेशियस का अर्थ क्या होता है, जो बहुत भूखा होता है उसको बोलेंगे। ग्रीडी, मैंने आपको जैसे बताया था, जो ग्रीडी होते हैं लालची होते हैं। हंग्री, भूखा। तो ये सब किसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं, इनसेंशिबल के सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए इनको हम किसमें कैसे सीखेंगे इस इनसेंशिबल को, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी हैज एन इनसेंशिबल हंगर फॉर नॉलेज, उसके अंदर क्या थी, वो एकदम अतृप्त थी। किसकी वजह से, क्योंकि वो नॉलेज की बहुत भूखी थी, उसको नॉलेज पाना बहुत अच्छा लगता था। नॉट अ सर्टन सब्जेक्ट, बट किसी भी चीज से रिलेटेड उसको नॉलेज, ज्ञान को पाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उससे संबंधित यहाँ पे इंसेंशिबल का यूज हुआ है। हर लस्ट फॉर मनी इज इंसेंशिबल, और जो उसके अंदर हवस थी, किसकी हवस थी, पैसे की। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज के लिए बात की जा रही है कि भूख थी नॉलेज की, और यहाँ पे पैसे की बात करी जा रही है, तो वो इतनी ज्यादा ग्रीडी थी पैसों को लेकर के। तो इस तरह से इंसेंशिबल का यूज हुआ है। 446, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंसीडियस। व्हाट इज इट, इंसीडियस, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है छली, कपटी, चालाक, कनिंग, डिसेटफुल, जो जल्दी धोखा देने वाला होता है, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, अंडरहैंड, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो सारी जो वर्ड्स हैं ये आसपास के लोगों में ही होते हैं, तो बस समझने की देरी है। तो इसलिए इंसीडियस का यूज किस तरह से होता है, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द मेंटल स्कार्स आर मोर इंसीडियस, और जो मानसिक घाव थे, मतलब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो घाव थे, वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। किसी ने आपके साथ छल कर दिया और फिर आप उसकी वजह से आपके मेंटली आपके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, आप देख सकते हैं इसको। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान रखिए।
ना खुद किसी के साथ बुरा कीजिए और कोई आपके साथ बुरा कर जाए तो उसके लिए भी बहुत सीरियस रहिए, बिल्कुल खुद के साथ बुरा मत होने दीजिए। ही इज नॉट इमेनेबल टू इंसीडियस इन्फ्लुएंस, वो किसी भी प्रकार के घातक प्रभाव के लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं। इज नॉट इम्यूनेबल, इम्यूनेबल मतलब होता है किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी होना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट 446, यहाँ पे देखिए छली कपटी के साथ साथ घातक भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज 447, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंसिनुएट। व्हाट इज इट? इन, देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इंसिनुएट ऐसे करके आराम से, डिफिकल्ट वर्ड्स को इस तरह से पार्ट्स में आप आराम से सीख सकते हैं। व्हाट इज इट? ये क्या है? एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है इशारा करना या किसी को हिंट देना, लाइक सजेस्ट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब यहाँ पे इंटीमेट का मतलब होता है किसी को हम इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। विस्पर करना, इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सब इसी तरह का, इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। ही मैनेज टू इंसिनुएट हिज वे इनटू हर अफेक्शन, और वो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है? वो इस तरह से इशारा करता है या वो इस तरह के हिंट देता है जिससे जो भी फीमेल है उसका जो अफेक्शन है उसके प्रति हो। तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि वो किसी भी फीमेल के लिए जो अपने लिए अफेक्शन हो उसको हिंट देता है, उस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। शी इंसिनुएट्स हर डाउट ऑफ हिज एबिलिटी, और जो वो लड़की है, फीमेल है, उसकी क्षमता पर वो क्या करती है? संदेह जताती है, मतलब उसको शक हो जाता है। ओके 448, इट इज कॉल्ड इंसपेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंसपेट। ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फीका होना, नीरस होना, बोरिंग बोल सकते हैं हम, बेस्वाद बोल सकते हैं। तो ये सब इंसपेट के सिंपल एग्जाम्पल हैं, जिसमें और इसकी सिमिलर मीनिंग आसान शब्द क्या है? वीक हो सकता है, टेस्टलेस हो सकता है, मैंने टेस्टलेस 2 बार लिख दिया। टेस्ट हो सकता है जिसमें फ्लेवर नहीं है, बेस्वाद है। विशी वाशी, विशी वाशी का मतलब जिसमें क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल सच्चा नहीं है ना। बोरिंग, बोरिंग तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। इट इज इंसिपिड एंड अननेचुरल, और वो कैसा था? नीरस भी था और अप्राकृतिक था, मतलब नेचुरल नहीं था, सच्चा नहीं था, आप ये कह सकते हैं। बोरिंग भी था और ज्यादा नेचुरल नहीं है। A mixture of milk and water is insipid drink. अच्छा, अब पानी में और दूध में को जो मिला करके जो मिक्सचर बन जाता है वो क्या हो जाता है? वो इंसिपिड हो जाता है, वो बहुत ही बेस्वाद हो जाता है, ठीक है। आपने समझा 448 का मतलब, इंसिपिड का मतलब। ना 449, इंसोलेंट। व्हाट इज इट? इट इज इंसोलेंट। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ असभ्य होता है, बदतमीज होता है, जो भी बहुत ही गलत, जिसको हम बोल सकते हैं ओके, ढीठ होता है उसको बोलेंगे। इल मैनर्ड, बैड मैनर, रूड होता है, इम्पोलाइट होता है, अनसिविल होता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंसोलेंट के एग्जाम्पल हैं। द बैंड इज नोन फॉर देयर इंसोलेंट एटीट्यूड, और जो बैंड था, जो बैंड होते हैं अलग अलग, आप तो देखते हैं आजकल तो म्यूजिक का तो बहुत अपना अपने पूरे बिजनेस है, कंप्लीट बिजनेस है, तो उसी से रिलेटेड बैंड की बात की जा रही है। तो वो जो बैंड था वो किसके, उनकी किस तरह के एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है? बदतमीज टाइप का होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल को पर्सनली मत लीजिएगा। हिज इंसोलेंट मैनर रियली गॉट माई ब्लड अप, और उसका मिसबिहेव, जिसका बदतमीज वाला व्यवहार था, उसने मेरे खून को क्या कर दिया? उफान, मतलब मुझे बहुत तेज उसकी वजह से गुस्सा आ गया, ठीक है। और आज का लास्ट वर्ड है 450, तो ये है इंस्टिगेट। आहा, ये वर्ड तो हम लोग करते हैं नॉर्मली यूज, इंस्टिगेट कर दिया। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भड़काना, और भड़काने के साथ साथ उत्तेजित करना, किसी को उकसाने से लेकर के होता है। इसके साथ साथ इसके एक और मीनिंग होता है इंस्टिगेट का, ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट, मतलब किसी चीज को लाना या आरंभ करना। ये भी इसका ही मीनिंग है। किसका मीनिंग है? इंस्टिगेट का। अच्छा चलिए, इनके सिमिलर एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता दिया। ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट, इंकरेज करना, अर्ज करना। अर्ज करने को मतलब होता है किसी से अनुरोध करना या किसी से प्रेरणा, मतलब आप किसी से अर्ज कर रहे हैं अपनी बात को। प्रोवोक करने को हम लोग बोल सकते हैं, अराउज करने को हम क्या बोलते हैं? इंस्टिगेट करते हैं। ओके, नाउ इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे? डोंट इंस्टिगेट मी, मुझे मत क्या करो? भड़काओ। The government will instigate new measure to combat terrorism. अच्छा, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये वाला जो मीनिंग है इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? जो गवर्नमेंट है वो नई कदम उठाएगी। वो क्या करेगी? नई कदम उठाएगी, नया शुरुआत करेगी। किसके लिए? आतंकवाद से निपटने के लिए।
ठीक है। वीडियो को कंप्लीट करने के बाद बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए एंड अपने कमेंट्स दीजिए और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो रियली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा पर्पस यही रहेगा हमेशा, हमेशा जब तक मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।